ब्राह्मण भी आपके हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। अपने समर्थकों से बोल दो। हाँ, ब्राह्मण हमारे हैं भाई, ब्राह्मण हमारे हैं, मानवतावादी ब्राह्मणों ने। जो समर्थक हैं आपकी फेसबुक पोस्ट के नीचे, वो साले ऐसे लोग आते हैं जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। नहीं, कोई गालियां नहीं देगा। अगर गालियां कोई देता है जाति के आधार पर, तो मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मेरा धर्म क्या है? हिंदू ही तो है। आज मेरी आइडेंटिटी सरकारी कागजों में अगर आप देखोगे तो एज ए हिंदू ही हूँ, मैं बुद्धिस्ट तो नहीं बना। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जो राजनीति है देखते आ रहे हैं, वो समाज के बीच दरार डालने का काम कर रही है? देखिए, मेरे टारगेट पे संत कभी नहीं रहे। मैंने हमेशा कहा मैं प्रेमानंद जी का सम्मान करता रहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जरूर मेरे टारगेट पे रहते हैं। बिल्कुल, मैं सनातन का रक्षक हूँ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सत्ता के केंद्र से अब तक दुश्मनी क्यों नहीं ली आपने किसी भी? बस साधु संत ही क्यों? जब हम सत्ता के विरोध में बोलते हैं तो पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में हम दिखाई नहीं देते। कह रहे हैं लोग कि ईसाई मसीह जी आपको फंडिंग कर रही है। ये तो लोगों की गलतफहमी है। अगर हमको फंडिंग कर रही होती तो हम हेलीकॉप्टर में और चार्टेड प्लेन में हम घूम रहे होते, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं घूम रहे होते। क्या बिना सर्वजन के चुनाव जीत सकते? नहीं, बहुजन ही सर्वजन है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। आज का हमारा ये इंटरव्यू ना तो सरल है और ना सहज है। आज हम एक राजनेता से उसकी चुनौतियों और सफलताओं पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उसकी जवाबदेही के बारे में। दामोदर यादव एक ऐसा राजनेता जिसके बयानों पर जितनी तालियां बजती हैं, उससे कहीं ज्यादा बवाल खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा राजनेता जिसका केंद्र सत्ता और सिस्टम नहीं है, बल्कि सनातन बना हुआ है। तमाम तीखे सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। ना यहाँ कोई राजनीतिक कार्ड खेला जाएगा, ना कोई भावनात्मक नारेबाजी की जाएगी। और उन्हीं तमाम सवालों को लेकर, तमाम बातों को लेकर हम दामोदर यादव जी के साथ मौजूद हैं। दामोदर जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद है मंच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पहला यही, एक राजनीति का काम होता है समाज के बीच में समन्वय स्थापित करना, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जो राजनीति है देखते आ रहे हैं, वो समाज के बीच दरार डालने का काम कर रही है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि समाज के अंदर दरार पैदा ना हो, इसका प्रयास तो निरंतर मैं भी करता हूं। और मेरे बयानों को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए नज़रिया बहुत न्यूट्रल होना जरूरी है। आमतौर पे मैं उन्हीं बातों पे बोलता हूं जो बातें मुझे गैर संवैधानिक लगती हैं और समाज के हित में भी नहीं लगती। जैसे अगर आप देखेंगे कि समाज का परसेंटेज अगर 5 और 10, अगर वो उस बात को 5-10% लोग पसंद कर रहे हैं और 90% लोगों को वो बात पसंद नहीं आ रही या उनके हित में नहीं है, तो फिर मेरा विरोध करना जायज है। और मैं इसी तरह के मुद्दों पे हमेशा बोलता है। लेकिन टारगेट आप चलो समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 1-2% भी नहीं है, 0.1% लोग आपके टारगेट पर हैं। सिर्फ धर्मावलंबी ही क्यों हो? ये कथावाचक ही क्यों टारगेट पर है? कोई और टारगेट पर क्यों नहीं? देखिए, मेरे टारगेट पे संत कभी नहीं रहे। मैंने हमेशा कहा मैं प्रेमानंद जी का सम्मान करता रहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जरूर मेरे टारगेट पर रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, ये कोई मिश्रा हैं सीहोर के, वो ये सारे लोग जो आडंबर को फैलाते हैं, पाखंड को फैलाते हैं और आडंबर पाखंड के माध्यम से हमारे नौजवानों को शिक्षा से लेके रोजगार तक से दूर करने का काम कर रहे हैं। ये उनका हिडन एजेंडा है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। चलो, उनका तो हिडन एजेंडा हमने पकड़ लिया, लेकिन आपको भी पिछले 6 महीने से लगभग 6-8 महीने 1 साल से आप छाए हुए हैं। 2025 में आपने एकदम ही बूम लिया। आपका एजेंडा बस एक समझ में आ रहा है कि इनका विरोध करना है, बागेश्वर को चुनौती देनी है, शंकराचार्य के बारे में कुछ भी बोलना है। आपका एजेंडा क्या है? अपना एजेंडा तो बताइए। हमारा एजेंडा यह है कि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर भगवा चोला पहन के कोई सनातन के नाम से ठीक है मिसयूज ना कर सके। Okay. सबसे पहले तो मुझे आप सनातन रक्षक कह सकते हो हेमंत जी। हाँ, मुझे आप सनातन रक्षक कह सकते हो। लोग कहते हैं ये सनातन विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। नहीं, मेरा धर्म क्या है? हिंदू ही तो है। आज मेरी आइडेंटिटी सरकारी कागजों में अगर आप देखोगे तो एज ए हिंदू ही हूँ, मैं बुद्धिस्ट तो नहीं बना। तो अगर मैं हिंदू हूँ और तो मेरी ये हिंदू होने के नाते ये ड्यूटी बनती है कि हिंदुत्व के नाम से अगर कोई छलने का काम कर रहा है तो सबसे पहले हम उसको उजागर करें। ठीक है। और अगर कोई संविधान के विरोध की बात कर रहा है तो हम उसका भी विरोध करें। बस मैं वही कर रहा हूँ हेमंत जी। अगर उजागर हो गया तो राजनीति खत्म फिर दामोदर यादव जी की? नहीं, मेरी राजनीति चलाने के लिए मुझे कोई हिडन एजेंडा की तरह मैं काम नहीं कर रहा हूँ। किसानों के नेता के रूप में मेरी पहचान बनी। ग्वालियर, चंबल में, दतिया जिले में, उसमें भी गोराघाट क्षेत्र जो रावत बेल्ट है,
वहां जब सबसे पहले किसानों की लड़ाई, तो मेरी एक आइडेंटिटी तो किसान नेता के रूप में बनी और जिंदगी भर किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन जब भी आडंबर, पाखंड, जातंकवादी घटनाएं या फिर संविधान के विरोध में चीजें होंगी तो उनका विरोध करूंगा, इसलिए मैंने धीरेन्द्र का विरोध किया। दीमक कह रहे हैं आपको कि सनातन के दीमक, आप खुद रक्षक बता रहे हैं, वो तो छलनी कर रहे हैं। जो दीमक कह रहे हैं, अगर आप एक बार पोल करवाइए, आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप बड़े पत्रकार हैं, आप एक बार पोल करवाइए और जरा पूछिए कि दामोदर यादव कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि इस सनातन के लिए दीमक है और कितने प्रतिशत ये मानते हैं कि सनातन के रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप परसेंटेज देख लेंगे, 90% मेरे फेवर में बोलेंगे। सनातन का रक्षक नया हाँ हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल मैं सनातन का रक्षक हूँ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलो जब एक राजनेता उतरता है तो आपने बना दिया कि एक एजेंडा, चलो ये लोग हैं सनातन के लेकर गलत धारणाएं फैला रहे हैं, इनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता के केंद्र से अब तक दुश्मनी क्यों नहीं ली आपने किसी भी? बस साधु संत ही क्यों? नहीं, सत्ता तो हमेशा हमारे टारगेट पे रही है भाई। हम मतलब जब हम सत्ता के विरोध में बोलते हैं तो पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में हम दिखाई नहीं देते। ये सच्चाई है, हम तब मीडिया में दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी साधु संत कोई हमारे टारगेट पे आ जाता है गैर संवैधानिक काम करने के कारण, तो फिर वो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। सत्ता के खिलाफ तो निरंतर लड़ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो पिछली विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो हमने दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते घेराव किया था विधानसभा का, तो वो तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन ना सत्ता हमको टारगेट करती है, ना ही मीडिया उस समय हमको टारगेट करती है। लेकिन जब ये मुद्दा आ जाता है किसी तथाकथित कथावाचक के मामले में तो फिर वो हाईलाइट हो जाता है। तो यही कारण तो नहीं आपने इसी को टूल बना लिया अपना? नहीं, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब ये कहा कि मैं दामोदर जी का स्वागत करना चाहता हूँ, आए, मैं उनके साथ पैदल भी चलूंगा, उनको गले से लगाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, तो मैंने तुरंत मीडिया में, उनने कहा और मीडिया में मैंने जवाब दिया कि आप इस देश को जो यात्रा निकाल रहा है उसमें से गैर संवैधानिक मांग हटा दो, मैं कल आने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो ये तक कह दिया था कि तुम्हारी यात्रा में मैं भी चलूंगा, लेकिन अपना झंडा लेके चलूंगा, ये भी कह दिया। कौन सा झंडा लेके चलोगे? संविधानवादी झंडा, उन्होंने संविधानवादी झंडा। उनकी जो डिमांड थी, देखिए भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये देश हम भारत के लोगों ने जो तय किया है उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, बचपन से सुन के हम सब बड़े हुए हैं। अब आप कहते हो कि इस राष्ट्र को हमें एक धर्म का राष्ट्र बनाना है। अच्छा, एक बात और देखिए, कितने जल्दी ये लोग घबरा जाते हैं, कितने खोखले हैं। जब हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उसके बाद बोले नहीं, हम हिंदू राष्ट्र कागजों पर बनाना नहीं चाहते, हम तो दिल में बनाना चाहते हैं। फटाक से बैग गियर लगा लिया। तो फिर मैंने पूछ लिया कि अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाने चाहते हो तो छतरपुर से दिल्ली की तरफ चलो, तो दामोदर भी तुम्हारे साथ चलेगा। चलो तो प्रधानमंत्री के पास, बनाएगा कौन हिंदू राष्ट्र? लौट के इधर की तरफ आ रहे हो, कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ऐसी चीजों का तो विरोध करना पड़ेगा। देखिए हमारे बहुत भोले, हिंदू धर्म के लोग बहुत भोले होते हैं जी, और बहुत मानवतावादी सोच के लोग भी होते हैं। अगर इस धर्म की आप बात करोगे और व्याख्या कोई करे तो ये तो सनातन का जो मीनिंग समझ जाए ना, समझ लो वही असली संत है। लेकिन वो समझने की जगह ये सनातन के नाम पे भगवा झंडा लेके अपनी 3 लाख की टीम और फौज दिखा के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं। ठीक है, संतों पे बात हो गई, लेकिन मुझे पता है शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी पिछले 6-8 महीनों में हो रही है उससे एक जातिगत एक भेदभाव तो सामने आ रहा है। यहाँ अगड़ों को अलग दिखाया जा रहा है, पिछड़ों को अलग दिखाया जा रहा है। एक पैरेलल एक नेता तक खड़ा हो गया, अनिल मिश्रा जी, कहने लगे, जिक्र करने लगे हैं, वो आपको लोग कंपैरेटिवली उधर स्थापित किया जा रहा है उनको। जी। आपको नहीं लगता है वैमनस्यता बढ़ती जा रही है आपके कारण? नहीं, मेरे कारण नहीं बन रही है। आप ही बताइए, जब से हमने होश संभाला तब से हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना कि नहीं माना? इस देश की सरकारों ने मानते हुए उनको भारत रत्न भी देने का काम किया। जब आज से 75 साल तक इस बात पे कोई विवाद नहीं हुआ, अब अचानक से कोई खड़ा होकर अगर ये कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा और उनके लिए अपमानजनक बोलेगा, तो हमें विरोध में तो बोलना पड़ेगा। और हम विरोध में बोले, और आज ये देखिए उसी संविधान की ताकत है, उसी कानून की ताकत है कि आज वो व्यक्ति जेल के अंदर है और हम जेल के बाहर खड़े हैं। तो अब हमारे जो मुद्दे हैं वो किसी भी कीमत पे समाज को बांटने वाले नहीं है। मैं कभी सामान्य वर्ग का विरोधी नहीं रहा, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। मेरे 20 मित्रों में से कम 12 मित्र तो ब्राह्मण समाज के हैं, 2-3 ठाकुर हैं, कायस्थ भी हैं, वैश्य भी हैं। 80% मेरे मित्र स्कूल कॉलेज से लेके आज तक हमारे जो मित्र हैं वो मित्र सामान्य वर्ग के अधिक हैं।
और वो प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि तुम सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम मानवतावादी वर्ग की बात कर रहे हो और हम मानवतावादी हैं इसलिए तुम्हारे साथ हैं। आपने अभी संविधान की बात की, आप जी। संविधान के लिए लड़ रहे हैं। आप एक कोई ऐसा मुद्दा बता दो कि आपने कोई नीति शासन के सामने रखी हो कि ये वाला नियम अप्लाई करो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए। वो तो आपने कभी कुछ करती नहीं। निश्चित रूप से किया है। मैंने वही कहा, विधानसभा का जो हमने घेराव किया था जी। वो हमने युवाओं अभी लेटेस्ट दलित था उसमें, दलित नहीं वाला नहीं, एजेंडा उसमें संगठन का नाम दलित है। दलित पिछड़ा समाज संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ जी। और अभी आजाद समाज पार्टी कोर कमेटी में तो हुई ही, वो आप जानते ही हाँ। हैं। तो हमारा बैनर वो था, लेकिन जो हमारी डिमांड्स थी उसमें सबसे पहले तो नौजवानों के रोजगार को लेके पूरी एक हमने प्लानिंग लिख के भी दी मुख्यमंत्री को, पर मुख्यमंत्री ने उस पर कोई काम किया नहीं है। महिलाओं पे जब भी कोई किसी भी तरह का शोषण होता है, अपमान होता है, तो भी मैं बोलता हूँ। रामभद्राचार्य से मेरा कोई विरोध नहीं रहा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वाइफ फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, तो फिर हमने उनका विरोध किया। तो जब वैचारिक बात आती है तो हम विरोध करते हैं। हम हमेशा किसानों के लिए और नौजवानों के लिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते रहे, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए भी लड़ते रहे। लेकिन मैंने हेमंत जी कहा ना, वो आते ही नहीं टीवी पे। जब किसी साधु संत, तथा कथित साधु संत, कथावाचक गलत करता है, हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो फिर नेशनल मीडिया में भी आ जाता है। एक विषय जहां तक, क्योंकि मैं भी दतिया क्षेत्र से आता हूं, देखा है आपने हिंदू संगठन भी बनाए हैं। जी हाँ, जी हाँ, आपने हिंदुओं के लिए लड़ाई भी ली है। जी हाँ, क्योंकि मेरी राजनीति की जो शुरुआत हुई है, हाँ। मेरे ताऊजी जनसंघी रहे हैं। हाँ। 18 महीने उन्होंने जेल काटी और मैं उनके प्रभाव में रहने के कारण जी। सबसे पहले विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। विद्यार्थी परिषद के साथ फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना, प्रदेश में टीम में आया यूथ की, वो सब मैंने किया, लोकसभा का टिकट मांगा। और उसी नाते जब मैं भाजपा से मेरा मोह भंग हुआ तो मैं उमा भारती जी के साथ रहा, उनकी पार्टी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। और हाँ जी, और उस नाते जब वो मध्य प्रदेश में, देखिए मैं काम करने वाला प्राणी हूँ। हाँ। मैं रुक नहीं सकता। कोई नेता बोले कि चुपचाप बैठ जाओ, मैं कहता हूँ भाई उम्र 250 साल की नहीं है, ये 100 साल से कम की बची, 70-80 साल के लोग जीते हैं, तो कुछ कर डालो समाज के लिए। तो मैं निकल पड़ा और उसी समय जागो हिंद संगठन का निर्माण किया। हाँ। जागो हिंद संगठन, एक्चुअली हम तब बात करते थे कि इस संगठन के नाते इस देश के अंदर अगर हिंदू या कोई भी मानवतावादी खतरे में, तो हम उसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे। हमने एक बहुत बड़ी यात्रा भी निकाली थी, हिंदू धर्मांतरण रोको यात्रा भी हमने निकाली थी। हाँ। वो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ भी मानी गई थी। हाँ। तो मेरी जो सोच है, अभी तो कह रहे हैं लोग कि ईसाई मशीनरी आपको फंडिंग कर रही है। ये तो लोगों की गलत फहमी है। अगर हमको फंडिंग कर रही होती तो हम हेलीकॉप्टर में और चार्टेड प्लेन में हम घूम रहे होते, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं घूम रहे होते। फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के लिए कितनी फंडिंग हो रही है, चार्टेड प्लेन से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे। ये जो हमारे कथावाचक हैं, ये इस देश के बड़े व्यापारी बन चुके हैं आज की तारीख में। इसलिए मैं कह देता हूँ, क्षमा करना, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ आडंबर पाखंड की सबसे बड़ी ये दुकान है और सबसे बड़े व्यापारी है। आप बीजेपी से होके आए, जनशक्ति में चले गए, कांग्रेस से भी आपने टिकट मांगा, कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य कांग्रेस रहे। के प्रदेश उपाध्यक्ष रहा मैं, सबसे यंगेस्ट प्रदेश बहुजन उपाध्यक्ष। समाज का खुद को नेता कहते हो। अभी मैं अंदर था, बैठा था, तो मैंने उधर देखा था, फुले जी की तस्वीर लगी जी, है, जी, मुलायम जी। सिंह यादव जी, शरद जी हाँ, यादव जी जी, हाँ। काशीराम जी। जी जी, क्या ऐसा भी हो सकता है अब भाजपा फिर से पुचकार ले और उधर फिर एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर लग जाएगी? देखिए भाजपा तो हमेशा पुचकारती रहती है हेमंत जी, और भाजपा ऐसे लोगों को पुचकारने का काम हमेशा करती है जो लोग जब संविधान की बात करके एक दूसरी धारा की बात करने लगते हैं, तो भाजपा हमेशा उनको मैनेज करने का काम करती है, आप और हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन मेरा सीधा सा मकसद है, हाँ। मेरी धीरेन्द्र शास्त्री से लड़ाई नहीं, तो मेरी भाजपा से भी लड़ाई नहीं, मेरी विचारधारा की लड़ाई है। मेरी आइडियोलॉजी है सबसे पहले संविधान की रक्षा करना। हाँ। शोषित वंचित जो भी है, हाँ। जरूरी नहीं वो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग में ही है, सामान्य वर्ग में भी हो सकते हैं और है बहुत सारे लोग, हाँ। उनको न्याय दिलाना। अब उस लड़ाई में भाजपा साथ आ सकती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती, और आएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल, दौर खड़ा है। मेरे विचार हमेशा खुले हैं जी। मैं पक्का अम्बेडकरवादी हूं, मैं पक्का संविधानवादी हूं। न संविधान की सुरक्षा से कभी समझौता करेंगे, समाजवादी भी हो, संघी भी हो। समाजवादी भी है, संघी नहीं हूं। संघी संघी नहीं संघी नहीं हूं। समाजवादी तो उस विचारधारा सबकी होनी चाहिए, लेकिन अम्बेडकरवाद और समाजवाद में कोई डिफरेंस नहीं है। आजाद समाज पार्टी के बारे में थोड़ा बात कर जी, लेते हैं। नई जिम्मेदारी मिली है। जी जी जी। क्या किस लेवल पर संगठन तैयार किया जा रहा है? चुनाव के लिए क्या तैयारी है? क्या किसी को समर्थन देने की तैयारी है? कुछ भी नहीं, हमारी तो अभी तैयारी ये है कि समर्थन वाले लायक तो लोग यहाँ है नहीं,
ये देश अभी तक इस मध्य प्रदेश के अंदर दो ही विचारधारा या दो ही दल मुख्य रूप से काम करते आए हैं, भाजपा और कांग्रेस। जो तीसरे दल के रूप में आए हैं, सपा आई हो, बसपा आई हो या कोई अन्य दल आया हो, उनको तोड़ के खत्म कर दिया या उनके नेताओं की कमी से खत्म हो गए। मैं ऐसा मानता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर हम लगभग हमने 150 सीटें टारगेट की हैं, जिन पे हम पूरी ताकत से चुनाव वोट कौन सा लेके आओगे? कहां हमारे पास किसका वोट चुराओगे? हमारे चुराने की जरूरत ही नहीं है। इस समय देश दो विचारधाराओं में बटा है, वोट भी दो विचारधाराओं में बटा है। इस समय सिर्फ दो वोट का नजरिया जो है, एक है भारतीय जनता पार्टी का वोट और एक है एंटी बीजेपी वोट। और एंटी बीजेपी वोट उसी को मिलेगा जो भाजपा से मुकाबला कर सके, जो कि कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जीतू पटवारी जैसे, कमलनाथ दिग्विजय जैसे लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो मुकाबला दामोदर यादव करेगा, हमारे लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद करेंगे। और जैसे ही हम वो मुकाबला करते दिखते हैं, जो कि आज दिखने लगे हैं, वो पूरा का पूरा वोट कांग्रेस से शिफ्ट होकर हमारी तरफ आ जाएगा। और हमारा बेस वोट तो संविधानवादी वोट है, वो हमारे साथ रहेगा निश्चित रूप से। बहुजन, लेकिन क्या बिना सर्वजन के चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, बहुजन ही सर्वजन है। बहुजन और सर्वजन का जो डिफरेंस लोग मानते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुजन का मतलब है SC ST ओनली OBC। हमारा कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे जिसमें मैं कहता हूँ SC ST OBC अल्पसंख्यक तो ठीक है, लेकिन मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोगों का स्वागत है और वो हमारे साथ। ब्राह्मण भी आपके हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। अपने समर्थकों से बोल दो। हाँ, ब्राह्मण हमारे हैं भाई, ब्राह्मण हमारे हैं। मानवतावादी ब्राह्मणों ने जो समर्थक है आपकी फेसबुक पोस्ट के नीचे, वो सारे ऐसे लोग आते हैं जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। नहीं, कोई गालियां नहीं देगा। अगर गालियां कोई देता है जाति के आधार पर, तो मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। कोई मुझे जाति के आधार पर गाली दे या मेरे समर्थक ब्राह्मणों को गालियां दे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपोर्ट करने वाले भी ब्राह्मण थे। मानवर कांसीराम साहब को, महात्मा फुले साहब को, सबको। महात्मा फुले साहब ने जब सबसे पहले निःशुल्क स्कूल चलाना शुरू किए तो ब्राह्मणों ने ही अपने स्थान देके और समाज से लड़ाई लड़के ब्राह्मणों ने साथ दिया। हमारा भी ब्राह्मण साथ दे रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम से लेके ढेर सारे हमारी व्यक्तिगत टीम के साथी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का स्वागत है। ब्राह्मण इस देश के अंदर समाजवादी बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता रहे, अम्बेडकरवादी भी बहुत सारे ब्राह्मण साथी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से एक दूसरे का साथ देने का काम किया और ब्राह्मणों का स्वागत है। मानवतावादी होते हैं, वो हमारे साथ देंगे। लेकिन चीजें जो आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है। नीचे आप एक बयान देती है, नीचे सब ब्राह्मणों को, नीचे बनियों को, ठाकुरों को, सवर्ण जाति को नीचे गाली। आप उसमें देखना बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहते हैं दामोदर जी आप काम सही कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइन से हम पूरी तरह सहमत नहीं है। तो ये सहमतियां असहमतियां बनती रहेंगी। ये सहमतियां ये असहमति तक सीमित रही है, एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो रही है। उसकी मुझे चिंता है और उसके लिए मैंने एक प्लान भी किया है। बहुत जल्द मैं देख रहा हूँ इस मध्य प्रदेश के अंदर 5-6 नेताओं को मैं छांट रहा हूँ, सभी दलों में से। ठीक है, भाजपा के भी होंगे, कांग्रेस के होंगे, हमारे होंगे, अन्य सामाजिक संगठनों के होंगे। उन सब के साथ बैठ के आपके जैसे महत्वपूर्ण किसी पत्रकार को, बड़े पत्रकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक डिबेट रखवा के ये मैसेज नीचे तक देना चाहिए कि इस देश का, प्रदेश का, ग्वालियर चंबल का सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े जी। हम एक दूसरे के दुश्मन जाति के आधार पर ना बने। अगर हमारी सोच अलग है तो हम सोच अलग रखें। आपके पास आने का उद्देश्य भी वही है कि शायद दामोदर यादव जी चाहते क्या हैं, क्या उनके समर्थक उनको समझने में भूल कर रहे हैं? नहीं, दामोदर यादव तो ये चाहता है कि जो संविधान के विरोध की भी बात करे, उसको भी कोई मारने ना जाए लाठी लेके, उससे भी बात करे, उसको समझाने की कोशिश करे और किसी भी सूरत में जाति के चश्मे से एक दूसरे को ना देखा जाए। मानवतावादी सोच अगर ऐसा हो जाता है जी। अभी दामोदर के तौर पर कुछ लोग हैं शायद जो समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि अब हमें हमारा जो नेता हमसे ऐसी बात कह रहा है, हम किसी के प्रति आक्रामक हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं कि उनको इग्नोर करना ही बेहतर समझा जाता है। अगर किसी भी तरह का आपसे पंप होकर किसी भी तरह का विद्रोह होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं, मैं पहली चीज तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देता हूँ। आपको 2 उदाहरण दे देता हूँ। आज से 1.5 महीने पहले एक आंदोलन आजाद समाज पार्टी के ही कुछ साथियों ने घोषित कर दिया था कि हम इतने जूते लेके ग्वालियर में जाएंगे। आपको याद होगा वो आंदोलन मैंने वापस करवाया और वहां पे जिस दिन कलेक्टर का ऑर्डर मान के हमने अपना आंदोलन वापस करा लिया, क्योंकि हमने उसका समर्थन नहीं किया, ना आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, लेकिन उसी दिन दूसरा पक्ष सड़कों पे उतर के जय श्री राम के नारे लगा रहा था। जय श्री राम का नारा कोई टेरर का नारा हो सकता है? जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूरी दुनिया जानती हो, उसको आप टेरर का नारा बताओगे दूसरों को डराने के लिए? एक चीज तो वो आंदोलन हमने वापस लिया। अगर आप देखेंगे भी 2 दिन पहले की घटनाक्रम है,
2 दिन पहले ग्वालियर में ऐसी स्थिति बन रही थी, लेकिन ना आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी आए, ना मैं पहुंचा। मैं भी पहुंचा तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अधिकारियों से कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करो। कार्रवाई हुई, और अभी जो कल चंद्रशेखर आजाद जी आए थे परसों ग्वालियर, भोपाल, और जो बैठक हुई, उस बैठक में भी सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है संविधान की रक्षा करना और शोषित वंचितों को न्याय पूरी तरह सामाजिक सौहार्द के खिलाफ जा रही नहीं, हमारी राजनीति नहीं जा रही। ये एक चश्मा है देखने का, लोगों का नजरिया है देखने का। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, आपका बड़ा चैनल है, आप बड़े पत्रकार हैं, आपके माध्यम से अपील करूंगा, सामाजिक सौहार्द को बनाने की जिम्मेदारी भी बना के रखने की हम सबकी है। हम बना के रखें, ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई बयान ऐसा ना दें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। और अगर कोई देता है तो ना हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, ना दामोदर उसके साथ नहीं रहेगा। मेरी राजनीति सनातन के खिलाफ नहीं है, मेरी राजनीति सनातन के चोले में छुपी हुई पाखंड के खिलाफ है। मैं ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों का विरोधी नहीं हूँ। मैं सबके साथ हूँ, सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। मेरे साथ वही लोग जुड़े हैं जो सामाजिक सौहार्द में भरोसा रखते हैं। तमाम बातें यहाँ पर कहना है। दामोदर यादव जी का भी, उनके साथ हमने बात की, तमाम तीखे सवाल उनके सामने रखे, उन्होंने वाकई साफ गोई के साथ उन सवालों का जवाब दिया। दामोदर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं दामोदर यादव जी से जुड़े तमाम सवाल के जवाब आप तक पहुंच चुके होंगे। दामोदर किस नजरिए से राजनीति को देख रहे हैं, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, और उन्होंने किस तरीके से उनको मध्य प्रदेश में अब एक नई राजनीतिक पारी वो शुरू करने जा रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंच चुके होंगे। पंजाब केसरी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगला इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं? कमेंट करके हमको बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।